नमस्कार दोस्तों, कहानी सुनने और सुनाने के सिलसिले को जारी रखते हुए ये है द डॉक्टर हू टेल स्टोरीज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर निमी रुस्तुगी। वीडियो में देरी के लिए माफ़ी, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। वैसे मेरी कहानियों को इतना प्यार देने के लिए और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके लिए अपनी चौथी कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है द आफ्टर टेस्ट। ये कहानी कॉम्प्लेक्स है, लेयर्ड है और इसको सुनाना शायद मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। इस कहानी को सुनाना मेरे लिए इतना आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं अपने आप को कितना भी प्रोग्रेसिव, ब्रॉड माइंडेड या नॉन जजमेंटल प्रोजेक्ट करूं, कुछ बातें हैं जो मेरे भी गले के नीचे नहीं उतरती हैं। ये कहानी उनमें से एक है, लेकिन मैं हमेशा सही नहीं होती हूँ। इस कहानी में मैं कहाँ गलत थी, मुझे ज़रूर बताइएगा। कहानी का आरंभ करते हैं अपने एक कैरेक्टर से। उनका नाम है रीटा भौमिक। हमारी किरदार रीटा भौमिक को पूरा क्लिनिक रीटा आंटी के नाम से जानता था। वो हमारी बहुत पुरानी पेशेंट थी, अक्सर आया करती थी। डायबिटिक थी तो उन्हें डॉक्टर की और क्लिनिक की ज़रूरत पड़ा करती थी। मगर हमेशा वो अकेली आती थी। हमने कभी पूछा नहीं, शायद उन्होंने शादी नहीं की थी या विडो थी। नॉट आवर बिजनेस। तो एक दिन रीटा आंटी आती है और उनके साथ 17-18 साल की बहुत ही खूबसूरत, लंबी सी, पतली दुबली सी बंगाली गर्ल है। और रीटा आंटी कहती हैं कि मेरी भतीजी मिष्टी है, ये अभी कोलकाता से 3-4 दिन पहले आई है और इसको लो ग्रेड फीवर है कई दिनों से, तो इसलिए मैं आपके पास लेके आई हूँ। एज इट सो हैपन्स, मिष्टी को टाइफॉइड निकलता है। फिर हम उसका इलाज शुरू कर देते हैं और 7-8 दिन में मिष्टी ऑलमोस्ट ठीक हो जाती है। लेकिन वो रेगुलरली हमारे साथ क्लिनिक में आती रहती है। शी गेट्स अटैच्ड टू द पीपल वर्किंग इन द क्लिनिक। वो दिल्ली में नई थी तो उसका पहला एनकाउंटर दिल्ली का हमारे साथ हुआ था, तो उसने सबके साथ दोस्ती कर ली है। शी वॉज अ वेरी चार्मिंग, वेरी एंटरटेनिंग गर्ल। सबके साथ उसकी दोस्ती आसानी से हो जाती थी। फिर चाहे वो मेरी रिसेप्शनिस्ट हो, मेरी आफ्टरनून या इवनिंग ड्यूटी वाली केयरलाइट नर्सेज हो, या फिजियोथेरेपिस्ट हो, या हमारे डेंटल सर्जन हो, फ्लेबोटमिस्ट हो, वो सबको धीरे धीरे अगले 6 से 7 साल जो हमारी इस कहानी का दौर है, उसमें वो सबके साथ दोस्ती उसकी हो जाती थी और सबके साथ वो सोशल मीडिया पे टच में रहती थी। मिष्टी मुझसे थोड़ा-सा घबराती थी, शर्माती थी, मुझे पता नहीं, लेकिन शुरुआत में वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। कभी-कभार हमारी बातें होती थी क्योंकि वो क्लिनिक में होती थी, तो कोई ऐसा डिस्कशन छिड़ गया तो उसमें वो अपनी इनपुट देती थी। बट मिष्टी को सीक्रेटली मैं बहुत लाइक करती थी बिकॉज़ ब्यूटी और ब्रेन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन अगर कोई हो सकता है तो मुझे उस लड़की में नज़र आता था। जब वो हमारे पास आई थी तो वो बच्ची थी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली शी मेटामॉर्फोस्ड into a lady, a woman, and woman of substance, I must say. उसका नॉलेज बेस अथाह था। उसका टेस्ट इन म्यूजिक, फिलोसफी, आर्ट, बुक्स, अमेजिंग। उसका जो फाउंडेशन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। इट सीम्स उसके डैडी से उसको मिला था। आईक्यू लेवल बहुत हाई था। हर बार एकेडमिक्स में उसके हाई मार्क्स आए थे और उसने समहाउ बाय चॉइस ह्यूमैनिटीज ली थी। अगर वो साइंस लेती तो शायद वो बड़ा से बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, स्पेस साइंटिस्ट कुछ भी बन सकती थी, बिकॉज उसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत अच्छी थी। एंड वो हार्डवर्किंग भी थी, बहुत मेहनत करती थी। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसका ये एम्बिशन है कि वो मास कम्युनिकेशन करे और वो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बने। उस ज़माने में एक मीडिया वुमन एंकर होती थी। वो उसकी फेवरेट होती थी, रोल मॉडल, और वो मुझसे अक्सर कहा करती थी, क्योंकि मीडिया में मेरा थोड़ा दखल था, तो वो मुझसे कहती थी कि आप प्लीज़ मुझे उनसे मिलवा दीजिए, मुझे उनके जैसा बनना है और एक अपना मीडिया हाउस एस्टैब्लिश करना है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। She was aiming for the stars, and I thought that she can achieve even beyond that, because why not? She had every matching attributes in both mind and body for that. खैर, मिष्टी सबकी फेवरेट हो गई थी। अम, और
बैठ के घंटों किसी का बच्चा खिला रही है, तो कभी रजिस्टर में एंट्री कर रही है। सर्वोदया एन्क्लेव जो कि पास में ही है, वो वहाँ रीटा जी रहती थी, उनके साथ ही वो रहा करती थी। फिर एक दिन उसने बताया कि रीटा जी जो है बीमार हैं। खैर ये सब चलता रहा। अगले 2-3-4 साल अच्छे से गुजर गए और हमें पता चला कि उसको नॉर्थ कैंपस के एक प्रोमिनेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन मिला और उसने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन किया। हमारे लिए वो मिठाई लेके आई, फिर हम सब ने पार्टी की। एक्चुअली वो क्लिनिक से घुसती थी ना, आवाज़ उसकी इतनी अच्छी थी और इतनी पिक्यूलियर थी कि हमको पता चल जाता था आफत आ गई है। अब तो वो कुछ ना कुछ रौनक लगाएगी। तो कुछ लोग होते हैं ना, इनके आते ही जो है एक तरह की अच्छी वाली वाइब्स आ जाती हैं और सब लोग सब जगह एक्टिविटी हो जाती है। शी वॉज वन ऑफ दोज पीपल। खैर, मिष्टी को हमने विश किया कि आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें और इस तरह से। फिर मुझे पता चला कि साउथ दिल्ली की बहुत ही प्रोमिनेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो उसमें उसे मास कम्युनिकेशन में एडमिशन मिल गया है और वो सर्वोदय एन्क्लेव से शिफ्ट होके मुनीरका में उसने अपना पीजी ले लिया है। मैं नोट कर रही थी कि जैसे जैसे वो ग्रेजुएशन के बाद आगे बढ़ रही थी, उसका जो टेस्ट इन ड्रेस सेंस, उसका उसका जो बोलने का तरीका, उसके मैनरिज्म्स, उसके फुटवेयर, सब कुछ बहुत रिफाइंड होते जा रहे थे। शी वाज टर्निंग इनटू अ वेरी सोफिस्टिकेटेड। पहले वो थोड़ी सेल्फ कॉन्श अनसेल्फ कॉन्शियस होती थी, बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके बर्ताव में एक सोफिस्टिकेशन आता गया। उसकी उसकी आउटलुक पूरा, मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी थी बहुत रिफाइंड हो गई थी। तो हम अक्सर ये बैठ के बातें करते थे। तब तक मेरे और उसके बीच में काफ़ी दोस्ती हो गई थी। वी यूज टू डिस्कस थिंग्स लाइक पॉलिटिक्स, एक्टिविज्म, आर्ट, कल्चर, फिलोसफी, जियोपॉलिटिकल इश्यूज। हर चीज़ पर वो, या तो उसे नॉलेज थी या वो पढ़ के आती थी और वो मुझे बताया करती थी। सो इट वॉज अ वेरी नाइस हेल्दी कोजी रिलेशनशिप। एक दिन क्या हुआ कि राधिका मेरे पास आती है और कहती है, डॉक्टर मैम, आई हैव मिस्ड माय पीरियड्स। अब एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हमारे लिए कोई हैरानी की बात है नहीं। राधिका अनमैरिड है बट शी मस्ट बी सीइंग समबडी। उसके बारे में उसने कभी नहीं बताया और ना ही पूछना हमारे लिए ज़रूरी था। हो सकता है क्लिनिक स्टाफ को पता हो। I did the ultrasound and I told her that you are approximately 8 weeks pregnant and we will do your DNC. So सर्जरी करेंगे आपकी। 8 to 9 weeks का एम्ब्रियो था। और मैंने उसे थोड़ा डांटा भी कि तुमको थोड़ा यू शुड प्रैक्टिस सेफ सेक्स, कॉन्ट्रसेप्शन यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ऐसे केसेस में रिस्क होता है और एनेस्थीसिया रिस्क भी है, और तुम पहले क्यों नहीं आई, ब्ला ब्ला ब्ला। वो चुपचाप सुनती रही। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, रीटा जी को मैं बता नहीं सकती थी। तो उसके साथ एक फ्रेंड आई थी उसकी, जो अक्सर उसके साथ आती थी। और क्योंकि वो 18 साल से ऊपर थी तो हमने उसका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का फॉर्म भर के, आईडी लेके, साइन करके, प्रॉपर पीएनडीटी रिकॉर्ड के साथ उसको प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। उसके बाद 3-4 महीने तक वो आई नहीं, फॉलो अप के लिए भी नहीं आई। आई थॉट शी मस्ट बी बिजी। ये सब बातें आई गई हो गई। उसके बाद क्या होता है कि अब टाइमलाइन मैं भूल रही हूँ, शायद 6 महीने, हो सकता है 8 महीने भी हों। मुझे बताया जाता है कि राधिका आई हैं और उनके साथ उनकी मम्मी आई है। वेल नाइस, लेट्स मीट। राधिका की गुड जेनेटिक ब्लड लाइन का सोर्स देख लेते हैं। दैट्स हाउ द डॉक्टर्स थिंक। मम्मी को अंदर बुलाया जाता है। मम्मी इज लाइक, इज नथिंग लाइक राधिका, शी इज even more ultra sophisticated and it's like airs around her। यहाँ नहीं बैठूंगी, वहाँ नहीं बैठूंगी, सैनिटाइजर लाओ, मिनरल वाटर पीऊंगी और टिश्यू पेपर दो एंड दिस एंड दैट, तमाम नखरे राधिका की मम्मी के। दोनों बंगला भाषा में काफ़ी बात कर रही हैं। हमारे यहाँ उन दिनों कोई बंगला स्टाफ था नहीं।
हम चुपचाप बैठते हैं तो राधिका की मम्मी बाद में कहती हैं कि देखिए ये जो है बार-बार बीमार पड़ती है, इसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, तो आप प्लीज़ इसका हेड टू टो सारे चेकअप कर दीजिए और अगर कोई कमी है या कोई प्रॉब्लम है तो इसको इसका इलाज कर दीजिए। आई वांट टू सी हर द हेल्दीएस्ट। फेयर इनफ, किसी भी पेरेंट का ये कंसर्न हो सकता है। तो हमने चुपचाप उसके कुछ टेस्ट लिए, सारे टेस्ट नॉर्मल आए, फिर हमने कन्वे कर दिया। पता नहीं मम्मी को किया कि नहीं किया, बट उसके बाद वो बात आई गई हो गई। 4 5 6 महीने तक राधिका नहीं आई। पर मैंने ये नोटिस किया था कि अपनी मदर के साथ राधिका बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी, मतलब अदर देन द बेसिक्स, बस अपने फ़ोन पे लगी रहती थी। एक दिन मैं शायद इवनिंग ओपीडी की बात है, मैं बस काम ख़त्म करके जाने वाली थी या एक आध पेशेंट बचा होगा। मुझे पता चला कि राधिका ने आउट ऑफ शेड्यूल अपॉइंटमेंट लिया है और उसकी मम्मी भी आ गई हैं और वो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और उसकी मम्मी शोर मचा रही हैं कि मुझे डॉक्टर से अभी मिलना है। खैर मुझे उनका नेचर पता था, इसलिए मैंने कहा अच्छा ले आइए। you know something about me, I don't lose my temper because I've seen all prototype of uh, patients and their families. It's okay. मम्मी आती है अंदर, राधिका आती है, राधिका is looking different, quite different, though she was dressed very nicely and her accessories etc were very very nice. मम्मी जी लगता है कोलकाता से लेके आई है या दिल्ली से शॉपिंग कर आई है। खैर ये चीज़ें डॉक्टर्स हम लोग बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो देते नहीं है। अब मम्मी मुझे कहती हैं कि आई थिंक शी इज़ प्रेग्नेंट। तब मेरा दिमाग एकदम से खटकता है कि मम्मी क्यों बता रही हैं? अम, मैं मम्मी को बोलती हूँ आप बाहर बैठिए। राधिका को मैं पूछती हूँ यू मिस्ड योर पीरियड्स? शी सेज यस। तो आई सेड बट व्हाई हैव यू कम विद योर मदर? डज शी नो? तो शी सेज या वी आर वेरी कूल, शी नोज एवरीथिंग, सो देयर इज नो हैंग अप, आप उनके सामने बात कर सकती हैं। अब मेरे इतने साल के करियर में मैंने कभी भी इतने हमने प्रेगनेंसी टर्मिनेशन किए होंगे, मैंने कभी भी किसी अनमैरिड लड़की को अपनी मदर के साथ आते हुए नहीं देखा है फॉर अबॉर्शन। तो मेरे लिए भी दिस वाज अ फर्स्ट, बट ओके, बीन देयर डन दैट, चलो ये भी देख लिया। मम्मी को हम अंदर बुलाते हैं, मैं उनके सामने ही अल्ट्रासाउंड करती हूँ और उनको कहती हूँ कि ये 9.5 वीक का फीटस है। तो इसके लिए तो हमको अब ऑलरेडी देर से आए हैं, तो हमको प्रॉपर सर्जरी करनी होगी और उससे पहले हमें इनके बेसिक पैरामीटर्स लाइक का हीमोग्लोबिन क्या है, शुगर क्या है, ये सब जानना होगा। तो आप अभी फ़िलहाल टेस्ट दे दीजिए, जितना हम लेट करेंगे उतना ज़्यादा इसको इसमें ख़तरा है और आपको कंसेंट फॉर्म साइन करना होगा। अब मम्मी बड़े ध्यान से ये सब सुन रही हैं। बिल्कुल भी उनके चेहरे पे कोई ग्रिमेस या कुछ नहीं आ रहा है। मैंने इतनी शांत मदर एट ब्रेकिंग दिस न्यूज़ दैट द डॉटर इज प्रेग्नेंट अक्सर कम ही देखी है। मुझे लगा कि वाह वेरी प्रोग्रेसिव पीपल। फिर मम्मी मेरे पास उधर आ जाती हैं एग्जामिनेशन टेबल पर जहाँ सोनोग्राफी हो रही है और मेरे पास खड़ी हो जाती है। शी वॉज नॉट अ वेरी टॉल वुमन, नॉट एज टॉल कि राधिका जैसी उनकी लड़की हो। मैंने सोचा फिर पापा लंबे होंगे। Then she tells me, so you are saying the fetus is 9.5. So is it 9 weeks or 10 weeks? तो मैं फिर से मेजर करती हूँ। मैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के हिसाब से मेजर करती हूँ, उसमें अलग एस्टिमेट आता है और जो हम क्राउन रम्प लेंथ या जो जेस्टेशन सैक को मेजर कर रहे हैं वो मशीन एक अलग रीडिंग दे रही है। तो वो मुझसे लेमैन लैंग्वेज में पूछते हैं अच्छा बताइए इसको कंसीव किए हुए कितने दिन हो चुके हैं। दैट्स अ फेयर क्वेश्चन, सभी लोग ये पूछते हैं। तो मैं बैठ के गिनती हूँ कि अच्छा इनको इस पर्टिकुलर टाइम से इस पर्टिकुलर टाइम के बीच में 6 7 दिन का विंडो कि इसमें ये कंसीव किया है। तो शी आस्क्ड मी 9.5 और 10, मतलब शी वांटेड मी टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज कि ये कंसेप्शन हुआ है, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो ये शी वांटेड मी टू ज़ीरो ऑन 1 से 2 दिन की स्पेसिफिकेशन में, जो कि मैं नहीं कर सकती थी। मुझे
मैं नहीं कर सकती, मशीन इतनी स्पेसिफिक नहीं होती है। 1 हफ्ते तक का तो प्लस माइनस रहता है। मुझे बात बहुत अजीब लगी। मैंने उन्हें बिठा के कहा कि देखिए, अगर आप ये सोच रही हैं कि मेडिसिन से निकल जाएगा तो आई एम सॉरी। 8 वीक्स के बाद हम मेडिसिन से अबॉर्शन नहीं करते हैं। तो आपका ये पूछना ही बेकार है कि ये 9 हफ्ते का है, साढ़े 9 हफ्ते का है या 10 हफ्ते का है। इसको तो हम सर्जरी से ही करेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको जान के? खैर मम्मी चुप हो गई। कुछ-कुछ बाहर बैठ गईं और बाहर उन्होंने तमाम तरह के नखरे किए और बात को मैं भूल गई। हालाँकि मुझे बहुत अजीब लगा और बाद में मैं सोच रही थी तो मुझे हँसी भी आ रही थी कि माय गुडनेस, जैसे होता है हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, बच्चों के चारों तरफ खाना खाया कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, प्रेगनेंसी हुई तो व्हेन डिड शी स्लीप विद दैट बॉयफ्रेंड जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हुई, व्हाटएवर। आई मीन इन द एंड ऑफ इट यही तो होगा। तो अम, हो जाता है और फिर हो जाता है कि अगले दिन ओटी में हम डाल देंगे इनको। उस दिन मेरी ओटी में एक मेजर केस था मेरा, तो मैंने उनसे कह दिया कि मेरी असिस्टेंट जो कि एज एफिशिएंट, एज सीनियर, एज अकम्पलिश्ड हैं वो ही करेंगी। एंड मदर सेड फाइन, दे हैड नो प्रॉब्लम। तो मेरी असिस्टेंट उनकी डीएनसी कर देती हैं, मैं किसी और चीज़ में बिजी होती हूँ। उसके फॉलो अप के लिए वो फिर नहीं आती हैं मैडम। पता चलता है कि थोड़ा-सा ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ था, तो आई वाज़ वरीड कि कहीं कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, रिटेन प्रोडक्ट्स ना हो या कोई एनीमिया ना हो जाए, बट वो आती ही नहीं है फ़ॉलो अप के लिए। और ऐसे लोगों के साथ हम ना बहुत नाराज़ होते हैं जब आप डॉक्टर के बताए हुए निर्देशों को पालन नहीं करते। खैर, मेरा स्टाफ थोड़ा गॉसिप करता है कि अरे राधिका का तो प्रीवियस बॉयफ्रेंड से लगता है ब्रेकअप हो गया, अभी कोई और बॉयफ्रेंड है। मेरे कानों में जब ये बातें पड़ती हैं तो मैं उनको डांटती हूँ, लाइटली एडमॉनिश करती हूँ कि देखिए पेशेंट की इंटीमेट डिटेल्स के बारे में आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगी। और नॉर्मली ऐसा हम करते भी नहीं है स्टाफ लोग, बिकॉज किसको फुर्सत है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ फैक्ट। जस्ट बिकॉज राधिका के साथ सबकी फ़ेमिलियरिटी थी, सब जानते थे उसे, इसलिए थोड़ा बहुत हो गया, बट मेरे कहने पे मेरा स्टाफ चुप हो जाता है। खैर, बहुत दिन बीत जाते हैं, राधिका नहीं आती। टाइम टेक्स इट्स ओन टोल और उसके बाद 5-6 महीने, आई थिंक मैं बीच में कहीं बाहर गई थी, अ, हो जाता है सब कुछ। फिर एक दिन मुझे आवाज़ सुनाई देती है आउट ऑफ द ब्लू, सवेरे नहीं तो दोपहर का टाइम था और उस दिन बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी। तो बारिश में ना पता नहीं क्लिनिक का माहौल वैसे ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो ओपीडी होती है उसमें वो एक्स्ट्रा फुल हो जाती है और माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है। हमारे मेडिकल सेंटर के सामने पार्क है, ग्रीनरी आ जाती है और सबके मूड भी बदल जाते हैं। तो सब लोग अच्छे मूड में थे, मैंने चाय के लिए बोला हुआ था, तो राधिका आ जाती है। पेशेंट मेरे ख़त्म हो चुके थे, मैं उसको देखती हूँ और थोड़ा-सा मुस्कुराती हूँ और वो आके धम से बैठ जाती है जैसे वो हमेशा बैठती थी। मुझसे कहती है आपकी बिंदी टेढ़ी है। मैं बोलती हूँ लो, द ओल्ड राधिका इज़ बैक। अ, मैं मैं उसको बैठने के लिए बोलने से पहले ही वो बैठ चुकी थी, मेरे इधर-उधर की चीज़ें छूनी शुरू की थी, ये नया है, ये एमआर दे के गया है, ये है, वो है। फिर मैंने उससे पूछा सो व्हाट्स अप? तो शी सेज यू टेल मी। तूने, आई सेड या आई विल टेल यू, बट बिफोर दैट आई हैव टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस। व्हाट वाज दैट? You came with your mother for abortion and your mother was constantly asking about कि कौन सी डेट को कंसेप्शन, व्हाट द हेल इट इज, आई मीन ये कब होता है, कहाँ होता है? आई मीन मैं अपने मन अंदर सोचूं कि मैं बहुत ही अम्यूजिंग सी बात कह रही हूँ, बिकॉज मेरी और राधिका के बीच में एक बेसाख्ता केमिस्ट्री बन गई थी। तो तक आई हैड द लिबर्टी of asking within the confines of a gynecologist chamber, जहाँ तमाम तरह के सीक्रेट्स कहे जाते हैं, सुने जाते हैं, रिवील किए जाते हैं। इट्स दैट काइंड ऑफ प्लेस। राधिका एकदम चुप होकर स्माइल करते हुए डायरेक्टली मेरी तरफ देख रही है, कुछ कह नहीं रही। फिर मैं चुप हो जाती हूँ, हमारी चाय आ जाती है, मैं उसके साथ चाय शेयर करती हूँ। वो बोलती है पैंट्री वाले को कि मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है।
उसके लिए कुछ आ जाता है। उसके बाद राधिका मुझसे कहती है, यू नो डॉक्टर, मैं सोचती थी आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बट आप हो नहीं ना। दैट कम्स लाइक अ रूड रिमार्क, बट मैं माइंड नहीं करती। मैं कहा क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ? तो राधिका जो कहती है अगले 4-5 मिनट तक जो कह रही है, उसे मैं शेल शॉक्ड होके सुन रही हूँ। मैं अपनी आंखें भी नहीं झपका रही हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक स्टॉर्म ब्रू कर रहा है, लेकिन मैं अपने चेहरे पर उसको जाहिर नहीं करने दे रही हूँ। राधिका मुझसे कहती है कि आप डॉक्टर, आप बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं हो, बिकॉज अगर कोई इसको फिगर आउट कर सकता था मेरे क्लोज सर्कल में, तो वो आप थी, लेकिन आप भी इतनी ऑब्वियस चीज को आप फिगर नहीं कर पाई। शी टोल्ड मी दैट शी इज वर्किंग फॉर Delhi's top elite escort agency, which entertains high profile clients with girls, those who have the supreme level of sophistication. And the woman was not her mother, the woman was her manager, her supervisor. The owner of the agency is someone else. And she told me that she's been doing it for 2.5 to 3 years. And they generally get the regular checkup done from somewhere else, but my mother took me to you so that you know, but that day also you could not figure out. And she says I make good money and I am continuing with my job, और ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, बिकॉज मुझे दिल्ली में रहकर घर बनाना है, अपने लिए कैपिटल जमा करनी है, और उसके बाद मुझे एक मीडिया हाउस बनाना है, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जिस तरह से बोल रही थी, उस लड़की का कॉन्फिडेंस लेवल तो वैसे ही शुरू से हाई था, मगर वो जिस तरह से बोल रही थी ऐसे लग रहा था कि उसको किसी भी तरह का कोई रिमोर्स या कोई, शर्म तो नहीं कहूँगी, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, शर्म उल्टा मुझे आ रही थी। मैंने उसकी बात सुन ली एंड समथिंग हैपेंड टू मी, समथिंग स्नैप्ड विद इन मी, आई जस्ट लॉस्ट इट। एंड मैं अपनी जगह से उठ के मैंने जो बोलना शुरू किया है राधिका को, राधिका व्हाट आर यू, व्हाट हैव यू डन विद योर लाइफ? I mean, is this a profession that you studied all this way for? Will you continue this for long? You know the risk pitfalls. You're putting your life at risk. What use is this money? You know, you are someone who could have achieved the stars. I was expecting something path breaking from you, something superlative, extraordinary. And look at what you've done with your life. Your choices are horrible. They are the most horrible choices I can say any girl of your stature can make. You just ruined your life and this and that, and I'm so ashamed of you. I wish I never knew you. ये वो मैंने, मुझे नहीं पता, I can't even recall कि in the fit of rage मैंने उसको क्या क्या सुना दिया। वो चुपचाप बैठी रही, सुनती रही, फिर वो अपना बैग लेके उठ खड़ी हुई, और बिना मेरी आंखों से आंखें मिलाए वो मेरे चेम्बर से बाहर निकल गई, क्लिनिक से बाहर निकल गई, मेडिकल सेंटर से बाहर निकल गई, चली गई। और उसके बाद राधिका फिर कभी मेरे पास मुझसे मिलने नहीं आई। इस बात को भी सालों बीत चुके हैं। मैं अक्सर उस इंसिडेंट्स को अपने दिमाग में प्ले करती हूँ, और फिर रियलाइज़ करती हूँ कि मैंने भी कुछ ज़्यादा ही उसको डांट दिया। मैं कौन होती हूँ उसको सरमनाइज करने वाली, मैं कौन होती हूँ उसको ज्ञान देने वाली? वो उसकी अपनी चॉइस थी।
क्या पता अगर मैं अपने रोल को ठीक से प्ले करती तो कुछ दिनों के बाद मैं उसको डिसुएट कर सकती थी, डिमोटिवेट कर सकती थी और उसको सही राह पर, या मेरे हिसाब से जो राह सही है उसकी तरफ प्रेरित कर सकती थी। मुझे उसको इतनी भली बुरी नहीं सुनानी चाहिए थी, बिकॉज मेरी आंखों में वो अपने लिए इज्जत देखती थी। उसकी सेल्फ एस्टीम मेरे वैलिडेशन से जुड़ी हुई थी, जो कि मैं दिया भी करती थी उसे। और मैंने उसका पूरा फ्रेजाइल सपना तोड़ दिया। अब आप ये कहेंगे कि मैं क्यों बुरा मान रही हूँ। मुझे बुरा लग रहा था, बिकॉज मैं कितनी भी प्रोग्रेसिव हूँ, मुझे दैट न्यूज़ दैट शी ब्रोक टू मी दैट शी वाज वर्किंग एज अ prostitute, एज अ हाई प्रोफाइल sophisticated prostitute, और an escort or whatever you call that, मेरे गले से वो नहीं उतरा। मेरे ख्याल से 99% लोगों के गले से वो नहीं उतरता। लेकिन फिर भी मैं जस्टिफाइड नहीं थी, बिकॉज मैं उसका सिंगुलर सोर्स या रीइंफोर्सिंग फैक्टर थी, जो शायद आई कुड हैव ड्रिल सम सेंस इनटू हर, बट आई burned that bridge and I still regret it. मेरे क्लिनिक के लोग भी उसे अभी तक याद करते हैं, सब हैरान होते हैं कि कहाँ गायब हो गई। कोई कहता है उसने उसे वहाँ देखा था पर वो कोई और लग रही थी। Everybody misses her. She hasn't come back. And I also miss her to an extent and feel regretful. ये थी मेरी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपके सारे कमेंट्स मुझे लिख के बताइएगा। मुझे बताइएगा ये कहानी सुनाने लायक थी भी या नहीं। इस कहानी में कौन कहाँ गलत था ये तो खैर हम बात फिर कभी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ऐसी ही और कहानी और नैरेटिव्स को लेकर मैं हाज़िर होंगी। मेरी कहानियों के पात्र काल्पनिक हैं, इनका व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस एकदम रियल है। अभी विदा लेती हूँ। नमस्कार।